हाँ साथियों, जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो राम राम सबको। बात करते हैं आज हम सीईटी के बैच के अंदर जो कोर्स है उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है ना, उसकी हम बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका नाम है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति होती क्या है, इसके बारे में क्या खर्चे होते हैं, कैसे टैक्स लगता है, वो सारी चीज़ें हम यहीं पे बात करते हैं। तो बजट कहोगे ना, तो बजट किसके अंदर आता है? राजकोषीय नीति के अंदर ही आता है। जैसे सरकारी बजट कैसे पास होता है, ये सारी चीज़ें हम तो राजकोषीय नीति के अंदर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि बजट आता है तो बजट पे भी बात करेंगे, अभी बजट को पास कैसे करना होता है उस चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज बात कर ही लेते हैं, अब आ ही गए हैं तो इंडियन इकोनॉमी है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ना सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसके अंदर आपके इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से चैप्टर ऐड है। तो एक तो है राजकोषीय नीति, सीईटी के बैच के लिए है ना। राजकोषीय नीति हो गया, बजट, लोक वित्त और जीएसटी, ये चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। फिर है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, बैंकों से कैसे पैसे लेना है, किस तरह से वापस बैंकों से पैसे देना है, क्या ब्याज दर लगती है, ये सारी चीज़ें हम किसके ऊपर चर्चा करें, इसी के अंदर मौद्रिक नीति। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी कैसे काउंट करते हैं, ये सारी इसी के अंदर आएगी। फिर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जैसे प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं, द्वितीयक क्षेत्र कौन से हैं, तृतीय क्षेत्र कौन से हैं, सेवा क्षेत्र का क्या रोल है। फिर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब्सिडी, फिर अपन बात करेंगे भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, और इससे आगे हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। तो वही ना बात, अपने देखो कितने सारे चैप्टर है, ये सारे इसके अंदर कवर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, तब जाके आपके सीईटी का बैच के अंदर इकोनॉमिक का चैप्टर है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था का, वो आपके कंप्लीट इससे बन जाएगा। अब इसके अंदर नेशनल इनकम, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से, जैसे कृषि, सेवा क्षेत्र, तो इनका क्या रोल है, कितना पीडीएस क्या होता है, ये जो भी योजना है गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आप तो बस आराम से समझते जाना, साथ साथ आपकी इच्छा हो तो नोट्स बनाना, समझ जरूर लेना। नोट्स तो मैं आपके हो सके तो पीडीएफ डाल ही दूंगा, पर आप समझ लो एक बार, बस एक बार समझ लेना। चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम दो, चाहे बोली आरएस का, सारे के लिए क्या होगा, ये चीज़ें बराबर ही आनी। इसके लिए क्या दूसरा चेंज नहीं होना, ठीक है। सीईटी के अंदर थोड़ा क्वेश्चंस घुमा कम घुमाया तो आरएस में थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के घुमा के पूछ लेगा, बट अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के से। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, सबके लिए आपके फतेह है। तो चलो करते हैं श्री गणेश आज की क्लास का। अपन आ जाओ, बनाओ साथ साथ नोट्स। सबसे पहले हेडिंग लगा दो राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति क्या होता है कि गवर्नमेंट के सरकारी खर्चे हैं ना, सब किससे निकलते हैं, इसी से। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। अब देखो राजकोषीय नीति होता क्या है, ये कि सरकार अपने जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो किससे निकालती है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, इन सब को निर्धारित करने का काम क्या होता है, राजकोषीय नीति कर लेते। तो सरकार की प्राप्तियां, अब सरकार को प्राप्तियां कहाँ से होती, सरकार को पैसे पैसे कहाँ से आएंगे,
आप लोग जो टैक्स देते हो, पेनल्टी देते हो, या फिर गवर्नमेंट के दूसरे लाभ हो गए, ये सारे सरकार की प्राप्तियां होती। सरकार की प्राप्तियां एवं खर्चों से संबंधित नीति को क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। जैसे कि खर्चे कौन कौन से हो गए? गवर्नमेंट सैलरी देती है ना, आप लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, कोई वीडियो बनेगा, कोई सी टीम बन के ऐसे ही थानेदार सब बनोगे, तो आपको सैलरी तो देगी। तो अब खर्चे कहाँ से निकालती है गवर्नमेंट? सारे खर्चे गवर्नमेंट के ही है। तो ये किस में काउंट होता है? राजकोषीय नीति में। अब राजकोषीय नीति है तो इसके मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक मतलब कितने किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? मुख्य घटक है इसके 3। कौन कौन से? देखो, एक तो है कर संरचना, दूसरा घटक हो गया आपके बजट, बजट कैसे बनाना है, और तीसरा है विभिन्न प्रकार के घाटे, विभिन्न प्रकार के। अब मुझे बताओ, कर संरचना जैसे जीएसटी लगा दिया या टैक्स लगाना है, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, सारी चीज़ें क्या हो गई? टैक्स के स्ट्रक्चर में आ गई। कॉर्पोरेट टैक्स लगाना है या फैक्ट्री से कितना % टैक्स वसूलना है, तो ये सारी चीज़ें कर कर वसूलेगी तभी तो सरकार के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा, सरकार अपना लेन देन लेखा जोखा जो भी होगा प्रस्तुत करेगी कि हमारे पास इतना % पैसा आ गया है, और हम आगे व्यय करेंगे या खर्च करेंगे, तो वो सारा बजट में लिखते हैं। अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और पैसे कम आ रहे हैं, ये क्या हो जाता है? घाटा। जैसे आप 10 रुपये की चीज़ मार्केट से लेने गए और आपसे खर्च हो गए 12 रुपये, तो 2 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा लग गया ना। 2 रुपये कहाँ से है? या तो आपने कहीं से लोन लिया होगा, किसी से उधार रखवाया होगा, या आपने खुद की जेब से दिया होगा, तो ये एक तरह का घाटा ही है ना। या 10 रुपये की चीज़ लाइन 8 रुपये में बिक गई, तो 2 रुपये क्या गए? घाटा ही हुआ। तो विभिन्न प्रकार के घाटे, बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना, आगे अपने आप समझ आएगा। तो आगे चलो, बजट क्या बात करते हैं हम? बजट, ये है बजट। अब बजट के बारे में क्या है कि बजट होता है क्या है? बजट में ये होता है सरकार के द्वारा, सरकार की जो आय और व्यय, मतलब कितना खर्चा हुआ है या कितना खर्च किया है, या गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, कब? पूरे एक साल के अंदर। मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अग्रिम आय से पेश किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बजट। बजट में क्या होता है? सरकार की आय और व्यय, इसका पूरा क्या होता है? साल भर का जो खर्चा होता है ना, पूरा विवरण बता दिया, वो अग्रिम आय बता दी, वो सारा क्या होता है? बजट कहलाता है। अब बजट के लिए आपने पढ़ा होगा क्या? अनुच्छेद पढ़े ना पॉलिटी में? बजट किस अनुच्छेद के तहत है? तो अगर केंद्रीय बजट की बात करते हैं तो केंद्रीय बजट का आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 112। अगर राज्य सरकार का बजट की बात करें, राज्य सरकार के बजट के लिए आपके अनुच्छेद का प्रावधान है, वो है 202 नंबर अनुच्छेद। तो 202 और 112। अब बजट होता है ना, बजट में होता क्या है? तो बजट में 3 साल के आंकड़े होते हैं। कितने साल के? 3 साल के आंकड़े होते हैं। एक तो आंकड़ा, एक तो पिछला वर्ष, विगत वर्ष के आंकड़े, जो वर्ष निकल चुका है। दूसरा लिखा होता है वर्तमान वर्ष, जो चल रहा है, इसके आंकड़े। और तीसरा लिखा होता है आगामी वर्ष के आने वाले टाइम में हमारे जीडीपी 20% रहेगी या 5%। तो ये सारे आंकड़े लिखे हुए होते हैं, बस यही बजट है। अब बजट तो बना दिया, अब बजट का उद्देश्य क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा अपने को। तो बजट का उद्देश्य मानो, ये देखो हेडिंग, बजट का उद्देश्य। अब बजट का उद्देश्य है आर्थिक नियोजन सुनिश्चित करना। क्या करना?
आर्थिक नियोजन सुनिश्चित करना। आर्थिक नियोजन सुनिश्चित कैसे? जैसे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, आपके साथ जरूर नहीं कि हर एक आदमी के पास इनकम बराबर हो, किसी का कम भी है तो किसी का ज़्यादा है। तो जिसका कम होगा उसके खर्चे पूरे पूर्ति नहीं हो पाते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको हेल्प करती है ना उसके फैमिली के लिए। तो ये सारे क्या होता है, जब हेल्प करेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, बजट से निकाल के देना पड़ेगा। तो वही चीज़ होती है। फिर संसाधनों का कुशलतम उपयोग। जैसे माना कि आपकी सैंडस्टोन की माइंस है पास में, अब सैंडस्टोन की माइंस है तो सही तरीके से इसको यूटिलाइज नहीं करोगे, टैक्स नहीं लोगे करोगे तो वो क्या, संसाधन तो खराब हो गए ना। तो ये भी है। फिर बजट इसीलिए पेश किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था के जो लक्ष्य होते हैं ना, जीडीपी के, अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ साहब नेक्स्ट ईयर हमारी जो जीडीपी होगी वो 8% रहेगी। तो निश्चित कर लेना कि हमारे इतना परसेंट रहे तो शायद ग्रोथ हो सकता है। फिर सबसे बड़ा बात है कार्यपालिका पर विधायिका का वित्तीय नियंत्रण। जैसे कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसके ऊपर लेजिस्लेटिव बॉडी का पूरा वित्तीय नियंत्रण रहता है, जिसकी वजह से वो क्या पूरा पैसे लेन देन करना, काजना, सारी चीजें आती। अब बात करते हैं बजट कितने प्रकार के, बजट के अंदर के बजट है, बजट में कितने खाते हैं, दो प्रकार के खाते होते हैं। तो एक बजट होता है उसमें होता है राजस्व खाता, क्या होता है, और दूसरा खाता होता है जिसको बोलते हैं पूंजीगत खाता। अब राजस्व खाता होता है तो इसमें क्या होगा, राजस्व व्यय भी तो होगा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। अब पूंजीगत खाता की बात करते हैं तो ये भी क्या है, दो तरह के हैं, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत खाता और पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खाता क्या होता है, वो हम आगे चर्चा करते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, जिसको परिसंपत्तियों में शामिल नहीं करते, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स हो गया, अनुदान हो गया, कहीं से ब्याज आ रहा है, ये सारा क्या है, राजस्व प्राप्ति। और खर्चे कौन से हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडियां दी जा रही है, प्रशासनिक सेवा में खर्च किया जा रहा है, रक्षा में खर्च किया जा रहा है, गवर्नमेंट की बजट सैलरी दी जा रही है, ये सब क्या है, राजस्व प्राप्त व्यय है। तो आ जाओ देखो राजस्व प्राप्ति क्या लिखा, हेडिंग लगाओ राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियां कैसे होती है, देखो कि सरकार की वह प्राप्तियां जिससे न तो देयताओं की वृद्धि होती है और ना ही परिसंपत्तियों की कमी। और सरकार की वह प्राप्तियां जिससे न तो देयताओं में वृद्धि है और न ही परिसंपत्तियां, देयता परिसंपत्तियां क्या होती, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी चीजें खरीद ली, नया पीएसयू खोल दिया, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड की जैसा नया खोल दिया अडानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट की परिसंपत्तियां होती है। अब बात करते हैं देयताओं में वृद्धि, किसी चीजों में वृद्धि हो जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो कर प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व प्राप्तियां क्या बोल सकते हैं, कर प्राप्तियां, कर कौन सा, जैसे टैक्स हो गया, जीएसटी टैक्स हो गया, ये सब कहाँ है, गवर्नमेंट के कर ही तो है। फिर शुल्क या जुर्माने,
जैसे कोरोना में आप घूम रहे थे बिना मास्क, तो 200 रुपये का जुर्माना लगता था ना, तो ये क्या गवर्नमेंट की राजस्व प्राप्तियां ही थी। या फिर ब्याज प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे उधार दे रही है, तो उसका स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, राजस्थान सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, केंद्र सरकार को कुछ पैसा तो देगी ना ब्याज के रूप में, तो ब्याज की प्राप्तियां। फिर पीएसयू का लाभांश। अब पीएसयू है उसके अंदर गवर्नमेंट की 50% प्लस हिस्सेदारी रहती है, तो पीएसयू के अंदर क्या हुआ, कितना लाभ हुआ है, वो भी तो एक तरह का राजस्व प्राप्ति ही है ना। या फिर बिना उत्तराधिकारी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी बचती है ना, इससे प्राप्त संपत्ति वो क्या गवर्नमेंट की राजस्व संपत्ति है। क्यों, जो गवर्नमेंट के पास संपत्ति बची वो तो फ्री में आई ना, गवर्नमेंट कोई पैसा थोड़ी दिया। इसी तरह बिना उत्तराधिकारी की प्राप्त संपत्तियां, ये तो होता है राजस्व प्राप्ति। आगे बात करते हैं राजस्व व्यय। राजस्व खर्चे कौन कौन से हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सरकार सैलरी देती है, वो सब क्या है, सरकार का वह व्यय जिससे ना तो देयताओं में कमी होती है और ना ही परिसंपत्तियों में वृद्धि। सरकार का व्यय वह है जिसमें न तो देयताओं में कमी होगी न ही परिसंपत्तियों में वृद्धि, जैसे इससे खर्चे ही खर्चे हो रही है। जैसे एग्जांपल देखो तो डीआरडीओ है, गवर्नमेंट की आर्मी हो गई, ये सारे इनको क्या पैसे देना ही पड़ेंगे ना, ये सारे खर्चे ही है, इनसे क्या पैसे आने हैं इनके पास, गवर्नमेंट के ये सारे खर्चे हैं। फिर सरकार तथा प्रशासनिक व्यय। अब आप लोग क्या बन गए, वीडियो अधिकारी बने या आरएस बन गए, तो आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, सैलरी देगी ना, तो सरकार के खर्चे ही हो ना, प्रशासनिक खर्चा हुआ, सब्सिडी, ये भी गवर्नमेंट का खर्चा है, आपको फ्री में दे रहा है। फिर ब्याज का भुगतान, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, तो उसका क्या होगा, ब्याज भरती है गवर्नमेंट इंडिया, तो क्या हो, वो भी तो एक तरह का भुगतान ही हुआ ना, पैसे ही खर्च करना पड़ रहा है। तो राजस्व है कौन कौन से समझ गए होंगे। फिर आता है पूंजीगत खाता, कौन सा है, पूंजीगत खाता भी इसके अंदर होती है मोस्ट ऑफ पूंजीगत प्राप्तियां, कौन सी है, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है, सरकार की वह प्राप्तियां जिससे या तो परिसंपत्तियों में कमी हो या देयताओं में कमी, या तो परिसंपत्तियों में कमी या देयताओं में कमी। परिसंपत्तियां कैसे, जैसे गवर्नमेंट ने ओएनजीसी ले रखी है, इसमें गवर्नमेंट का जैसे 51% हिस्सा है, तो गवर्नमेंट ने अगर अपनी हिस्सेदारी बेच दी इसमें से, तो जो पैसा आएगा वो कहाँ है, पूंजीगत प्राप्ति हुई ना, एक तरह जब मन करे इसको बेच दिया तो पैसा एक तरह का लाभ भी हुआ। या गवर्नमेंट ने क्या किया, ओएनजीसी को खरीद लिया, तो ये क्या लेनदारियों में
कमी होगी, तो ये क्या पूंजी का व्यय है। तो इसका उदाहरण है या तो ऋण की प्राप्तियां लेना या फिर विनिवेश प्राप्त। विनिवेश मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई भी बिल्डिंग बनाई, उसको वापस बेच दिया, या फिर गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बनाई थी पहले, जिसको वापस उसको लगा कि यहाँ फायदा हो रहा है घाटा, तो गवर्नमेंट ने अगर उसको बेच दिया तो वो क्या हुआ, विनिवेश से प्राप्त। निवेश मतलब किसी में लगाना, विनिवेश मतलब किसी और चीज में लगाया, उससे क्या मिल गया, वापस अर्न हो गया, वो हो गया विनिवेश से प्राप्त आय। फिर एक है पूंजीगत व्यय। ये तो थी पूंजीगत आय। पूंजीगत व्यय में क्या होता है, ये चीजें आपको खरीदनी होती है। सरकार क्या करती है, सरकार के ऐसे व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी या देयताओं में कमी। तो ये क्या हो गया, पूंजीगत व्यय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कौन सा आता है, ऋण का भुगतान, या फिर आप ले लो निवेश। जैसे कि निवेश गवर्नमेंट की, यहाँ पे अडानी का क्या था, पावर प्लांट था पहले। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी हिस्सेदारी 51% खुद में कर ली, बढ़ा दी। तो अब ये किस में अधीन में आ गया, गवर्नमेंट का हो गया, पीएसयू। तो इसमें पैसे लगाए ना गवर्नमेंट ने, तो ये क्या विनिवेश मतलब कि इन्वेस्टमेंट हुआ एक तरह का। तो ये क्या पूंजीगत व्यय है, क्या हो गया, पूंजीगत व्यय। तो ये होता बजट। बजट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने, तो बजट के अंदर हमने देखो यही चीजें पढ़ी ना मैं, केंद्रीय बजट। बजट के दो भाग है, एक तो राजस्व व्यय, दूसरा क्या है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के अंदर क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी है और राजस्व व्यय कौन सा है। राजस्व व्यय के अंदर सारी चीजें हमने कर ली, जैसे कि किसी चीज को ब्याज का भुगतान, गैर ब्याज का भुगतान, और फिर होता है राजस्व प्राप्तियां, जैसे शुद्ध कर राजस्व, गैर कर राजस्व। इन दोनों के बीच में अगर कुछ आ गया, या तो प्रॉफिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो क्या हो जाता है घाटा। घाटा हो गया तो राजकोषीय घाटा, और एक्स्ट्रा बच गई तो क्या हो जाता है जमा। क्या हो जाती जमा, जब मतलब एक्स्ट्रा पैसे बच गए उसको बोलते हैं जमा। फिर बात करते हैं पूंजीगत बजट। पूंजीगत में पूंजीगत व्यय हो गया, कोई या तो गवर्नमेंट कोई पूंजी खरीदती है। नहीं, पूंजीगत मतलब आपने नई पूंजी बना ली, जैसे कि आपने कोई बाइक खरीद ली, या फिर माना कि प्रियंका के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसने क्या किया कि नई गाड़ी खरीद ली, या फिर नया कुछ प्लॉट खरीद लिया। तो वो क्या पूंजीगत व्यय होगा ना, और जब उसको मन में आया बेच दिया, तो वो क्या हुआ, उससे जो वापस पैसे प्राप्त हो गए वो क्या हुआ, पूंजीगत प्राप्ति। तो गवर्नमेंट भी ऐसी ऐसी चीज़ें करती है, नई चीज़ें कुछ खरीदती है, कभी कुछ बेच देती है। जैसे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये सारी गवर्नमेंट की कंपनी है ना, तो गवर्नमेंट ने इनको खरीद रखा है, जब मन करे बेच देगा। तो ये क्या होगी, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। नया खरीदा तो पूंजीगत व्यय होता है, और अगर उसको बेच दिया जाता है तो क्या होता है पूंजीगत प्राप्तियां, तो ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियां, इससे संतुलन होता है, ठीक है, नहीं घाटा जो भी। तो ये बजट का ये टाइप था, हमने पढ़ा कि राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या है, या राजस्व बजट के अंदर राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस करी। फिर बात करते हैं विभिन्न प्रकार के घाटे। अब घाटे कैसे है वो देखते हैं। विभिन्न प्रकार के घाटे। अब घाटे में क्या होता है, एक होता है राजस्व घाटा,
जिसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है? रेवेन्यू राजस्व घाटा कब होता है? जब सरकार की प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर दर्शाता है। क्या करता है? अंतर दर्शाता है। उसको क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। जैसे कि देखो, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय कितना खर्च किया और कितनी राजस्व प्राप्तियां हो गई। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वो क्या होता है? राजस्व घाटा होता है। तो ये ध्यान रखें, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय कितना खर्च किया। जैसे मान ले 1.5 लाख खर्च किया और प्राप्तियां कितनी हो गई? 1,20,000। तो 30,000 क्या हुआ? राजस्थान का घाटा ही हुआ ना, राजस्व घाटा। तो अगर बात की जाए 2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी का 5.1% रहा है। राजस्थान का घाटा जीडीपी के राजस्व घाटा कितना था? 5.1% जीडीपी से रहा है। तो ये ध्यान रखना, जीडीपी का कितना परसेंट घटा रहा? 5.1%। ये भी ध्यान रखें, राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा समझ गए, राजस्व प्राप्तियां माइनस व्यय माइनस प्राप्तियां, ये फॉर्मूला ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछ ले, या तो ये पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर, या फिर ये पूछ लेगा, दोनों में से कुछ भी पूछ ले। ध्यान रखें, नोट करके रखें। आ जाओ आगे। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इसको बोलते हैं एफडी, मतलब फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। मतलब इसके अंदर क्या होता है? सरकार एक वित्त वर्ष के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए या तो ऋण लेती है या जितना भी देती है, वो क्या उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में अपने सभी प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए लिया गया ऋण तथा देयताओं को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में कितने? एक वित्त वर्ष में अपने सभी प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए क्या, या तो ऋण लेती है या देता है, कोई चीजें बेच देती है। तो जो भी घाटा होता है उसको क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा किया क्यों जाता है? राजस्व घाटा का मुख्य इसका उद्देश्य होता है एक वित्त वर्ष में, पता तो रहे ना भाई कि हाँ 10% घाटा हो रहा है, 15%। तो क्यों होता है? एक वित्त वर्ष में सरकार के ऋणों का अनुमान लगाना, मतलब एक साल के अंदर टोटल सरकार ने कितना पैसा लिया है। जैसे राजकोषीय घाटा कैसे होता है? देखो, राजकोषीय एक वित्त वर्ष में सरकार के कुल ऋणों का अनुमान, मतलब कि गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है दूसरी कंपनी से या फॉरेन कंट्री से, उस सबको उद्देश्य पता चल जाता है इससे कि हाँ कितना गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है दूसरी जगह से।
तो राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? कुल व्यय टोटल कितना खर्च हुआ माइनस उधार को छोड़ के प्राप्तियां, कितने पैसे वापस आए, कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर है, कुल कितनी प्राप्तियां हो रही है, ये क्या हो जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है इसको। तो बात की जाए 2021-20 में, 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना था? ये जीडीपी का 6.8% था। तो राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला पूछे तो भी ये ध्यान रखें आप, या पूछ सकते हैं जीडीपी का कितना परसेंट घाटा रहा है? 6.8%। अब राजस्व घाटा होता है ना, इसकी घाटे के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकता है? तो राजस्व घाटा के दुष्परिणाम क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो राजस्व, एक तो होता है ऋण जाल। क्या होता है? ऋण जाल में फंसना। गवर्नमेंट क्या करती है? कर्जा पे कर्जा, सरकार के ऊपर ऋण बढ़ जाता है। जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका को क्या चाइना ने पहले लोन दे दिया, अब जैसे वापस लोन भरने की बारी आई तो लोन नहीं चुका पाया, तो जिसकी वजह से क्या श्रीलंका के ऊपर कब्जा किसने कर लिया? चाइना कब्जा करने लग गया, उसका बंदर टूटा पोल। तो उसी तरह क्या होता है, सरकार से पैसे तो ले लेती है बट वापस उसको टाइम पे अदा नहीं कर पाती, चुका नहीं पाती है, तो वो क्या होता है? ऋण जाल में फंस जाती है। अब घाटा बढ़ता क्यों है? सरकार की बढ़ने का मेन कारण है गैर योजनाओं पे पैसा खर्च करना, गैर योजनाओं पर खर्चों में वृद्धि। बिना किसी योजनाओं के खर्चे बढ़ा देती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा और जिसकी वजह से व्यापारिक घाटे भी हो जाते हैं। व्यापारी नहीं कर पाओगे आप। अब इसके उपाय क्या है? क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकता है? तो एक उपाय तो है, गवर्नमेंट ने राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लिए क्या किया? एक एफआरबीएम का एक्ट लेके आया। कौन सा एक्ट? 2003 का एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट ले आई गवर्नमेंट। अब एफआरबीएम एक्ट कब से लागू होता है? ये अधिनियम लागू होता है आपके 5 जुलाई 2004 से। अब लागू तो हो गया। अब ये क्या एक्ट है ना, प्रत्येक वर्ष क्या करता है? बजट के साथ पेश किया जाता है, मतलब इसके बिना बजट अधूरा है। अब इसके अंदर है क्या? मतलब इसके अंदर ये बोला गया था कि 2009-10 तक जो जीडीपी के है ना, उस जीडीपी का 3% तक हम क्या करेंगे? राजकोषीय घाटे को लाने के प्रयास करेंगे। अभी कितना चल रहा है? 6.8% चल रहा है जीडीपी का। बट ये उन्होंने सोचा क्या था? इन्होंने ये सोचा कि हम जीडीपी तक कम से कम 3% इस घाटे को ला सके। उन्होंने प्लान किया था और धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये बढ़ता बढ़ता और बढ़ता। बट अभी
2021 की बात करें ना तो राजकोषीय घाटा कितना है, मात्र 5% है, बट 5.6% है। बट इन्होंने क्या योजना की, 2025 या 26 तक इस घाटे को कम करना, कितना लेके आना, 4.5% घाटे को लाने की योजना है, जबकि होना कितना चाहिए, मात्र 3%। और ये 2025 तक सोच रहे हैं कि इतना ले आएंगे। अब बोलो तो कितना परसेंट कम हो रहा है। कोई गवर्नमेंट की घाटे नहीं, ये तो बढ़ते रहते हैं और घट भी जाता है। ये गवर्नमेंट की योजना है तो क्या नहीं सकते। बात करते हैं बजट। बजट के इतिहास की बात करें, बजट लाया कब गया था। बजट की बात करें ना, बजट पेश कौन करता है, देखो हमने क्या पढ़ा था, एक तो हम पढ़ा राजकोषीय घाटा। हम राजकोषीय नीति में क्या पढ़ रहे, 3 चीजें, कर संरचना, बजट और घाटे। तो घाटे हमने पढ़े, बजट पढ़ रहे हैं। तो बजट के अंदर होता क्या गया, बजट सबसे पहले की बात करें ना, अलग अलग बजट लाए गए थे। तो सबसे पहले बजट आर्थिक मामलों का विभाग है, कौन सा, बजट एक आर्थिक मामलों का विभाग है। अब इसके अंदर ये पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। कौन है, वित्त मंत्री के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और ये फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। अब बजट का सारी चीजें पढ़ लेते, बजट का इतिहास भी देख लेते हैं कि बजट का इतिहास क्या है। तो बजट के इतिहास की बात करें, बजट एक फ्रेंच शब्द है, कौन सा, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बॉगेट। क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है, फ्रांस भाषा में बॉगेट। और बॉगेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बॉगेट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। जैसे आप लोग बजट बनाते हो ना अपने चमड़े का, जो नाम बजट के अंदर क्या करते हो, खुद का बजट बनाने के लिए चमड़े का होगा ना आपके पास, चमड़े का पर्स होता है, या लेडीज होती है देखो मार्केट में बड़ा सा लेडीज साथ में वॉलेट लेके जाए, तो ये क्या, बजट एक तरह से चमड़े का थैला है। अब प्रथम बजट है ना, भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया, जेम्स विलियम ने। भारत का प्रथम बजट जेम्स विलियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था 18 फरवरी 1860 को। इसलिए जेम्स को क्या बोला जाता है, भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे भारतीय बजट प्रणाली का जनक कौन है, जेम्स विलियम। ये तो था आजाद नहीं था तब, बट स्वतंत्रता के पश्चात कौन था, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बजट है वो पेश किया गया था 26 नवंबर 1947। किसके द्वारा ये पेश किया गया था, आर के षणमुख द्वारा। ये तो स्वतंत्र भारत का, और गणतंत्र भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया था, 28 फरवरी को प्रस्तुत हुआ 1950 में। और किसने प्रस्तुत किया, जॉन मथाई। तो
स्वतंत्र भारत का पहला बजट जेम्स विलियम, स्वतंत्र भारत R.K. षणमुख और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई, इन्होंने पेश किया है बजट, ये ध्यान रखें। पर पहले क्या होता था, भारत में वित्त वर्ष चेंज था। 1967 में वित्त वर्ष क्या था, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और बजट कब, सन 2000 से लगा के अभी तक प्रातः 11 बजे तक प्रस्तुत किया जाता है, 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है। फिर 2017 से क्या प्रावधान आया, बजट क्या फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रस्तुत करना पड़ता है, आपको देना ही पड़ेगा। और 2017 में क्या हुआ, रेल बजट था ना, उसका विलय कर दिया और किसके अंदर, आम बजट में। पहले रेल बजट अलग आता था और आम बजट अलग आता था। बात करते हैं हिंदी भाषा में बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम पेश करने वाले जो नागरिक थे उनका नाम था C.D. देशमुख। क्या नाम था, C.D. देशमुख। ये RBI के पहले गवर्नर भी रहे हैं, RBI के प्रथम गवर्नर भी रह चुके हैं, जो क्या वित्त मंत्री बने। पहले ऐसे गवर्नर है जो क्या वित्त मंत्री बने। सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया अभी तक, सर्वाधिक बजट पेश किया है वो मोरारजी देसाई ने किया। किसने, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा किया। और वे वित्त मंत्री, भारत के वे वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति भी बने। एक तो हो गए अपने प्रणब मुखर्जी, 2011 के अंदर क्या थे, बने हुए थे वित्त मंत्री, जबकि अब क्या है, अभी बीच में ये राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। फिर है R. वेंकटरमन, ये भी वित्त मंत्री रहे हैं और क्या बन गए, राष्ट्रपति भी बने। अब वो वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी बन गए, जैसे मोरारजी देसाई, ये प्रधानमंत्री भी बने थे। और चौधरी चरण सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये नाम ध्यान रखे भैया। और दूसरा लास्ट वन मनमोहन सिंह, ये क्या वित्त मंत्री भी रहे 1991 में, और क्या बन गए, राष्ट्रपति, ये PM भी बने थे। कब बने, अभी हाल फिलहाल में बने थे 2008-4 से लगा के 14 तक। फिर वे प्रधान PM जिन्होंने स्वयं क्या किया, बजट पेश किया, किसी वित्त मंत्री की इनको जरूरत नहीं पड़ी थी। PM जिन्होंने स्वयं ने बजट पेश किया, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह। मतलब कांग्रेस के जितने भी नेता थे ना, इनके टाइम में कांग्रेस के जितने PM बने ना, उनके टाइम में कोई भी क्या नहीं बना, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना है। सब खुद ने ही बजट पेश किया, खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर और खुद ही बजट पेश करने वाले। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, बजट क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या है, बजट का उद्देश्य क्या था, राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती है, राजस्व खर्च कैसे होते हैं,
विभिन्न प्रकार के घाटे कौन से हैं, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिर घाटे के दुष्प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए FRBM एक्ट लाया गया। फिर बजट क्या होता है, बजट का हमने इतिहास पढ़ा। ये चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, पूरी राजकोषीय नीति में। अब एक और बच रहा है, वो कर संरचना है, वो हम इसको आगे करेंगे, चैप्टर को पूरा कंप्लीट। अभी तो अपन क्या करते हैं, आपसे लेते हैं विदा। गुड नाइट दोस्तों। और आपसे यही है कि नोट्स साथ साथ बनाते रहो। दूसरी बात, पहली बात तो नोट्स बना दो, दूसरी बात ये है अभी ये मैराथन चल रही, जल्दी से जल्दी मैं आपके इंडियन इकोनॉमी ख़त्म करवा के आपकी दूसरी चीज़ें करवाऊँ। तो 2-4 दिन की बात है, इंडियन इकोनॉमी में कंप्लीट करवा ही दूँगा। रही बात तीसरी बात ये है कि आप नोट साथ साथ बनाते रहें। बाकी आप सिलेबस का टेंशन मत करो, जल्दी आपकी कवर करवा दिया जाएगा। और भी फैकल्टीज लगाई हुई है, वो सारे इसी कार्य में लगी हुई है। और बाकी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें दोस्तों। आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है। तो आपसे यही प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब्सक्राइब करें, थोड़ा लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।